हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल देश जारी करेगा नया नक्शा। जैसे भारत देश ने जारी किया था 2019 में, उसी तरह से बात आ रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति ने ऐसी बात कही है कि नेपाल देश जल्द ही जारी करेगा नया नक्शा। और उस नक्शे में कौन कौन से स्थान होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि भारत के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद रोड को लेकर चल रहा है उस पर क्या कहा है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि नेपाल के कुछ लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दिया है। इसके साथ साथ 2 से 3 और मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात किया जाएगा कि जो प्रेजेंट टाइम में भारत और नेपाल के बीच में चल रहे हैं। भारत नेपाल के मध्य आपसी विवाद में दोनों देशों की ओर से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इसी के मध्य भारतीय थल सेना के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसी शुक्रवार को इनडायरेक्ट रूप से चीन की दखलंदाजियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह मानने के कारण है कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक भारत के सड़क बिछाने पर नेपाल देश किसी और के कहने पर आपत्ति जता रहा है। भारत द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग तैयार किए जाने पर नेपाल देश द्वारा आपत्ति किए जाने के सवाल पर सेना प्रमुख ने कहा कि पड़ोसी देश की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। आगे बताया कि काला नदी के पूरब की तरफ का हिस्सा नेपाल का है और हमने जो सड़क बनाई है वह नदी के पश्चिम तरफ है। इसमें कोई विवाद था ही नहीं। मुझे नहीं पता कि वे किस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं। नेपाल में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, सरकार के जो विभाग के लोग हैं, नेता लोग, वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो युवा है नेपाल की, वह भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। एक रक्षा थिंक टैंक के साथ बातचीत में सेना प्रमुख ने कहा कि भारत को उत्तरी व पश्चिमी सीमाओं पर 2 मोर्चों के साथ लिहाज से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में किसी के भी टकराव होने की संभावना नहीं है। ये नहीं कि भारत और नेपाल के बीच में युद्ध हो जाएगा या भारत चीन के साथ युद्ध हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत झपट हुई है भारत और चीन के साथ, वो होता है क्योंकि वहाँ पे अभी भी ये निर्धारित नहीं है कि आपका कितना हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पे लाइन बॉर्डर वाली नहीं बनी है। तो इसलिए कभी इधर के सेना उधर, उधर के सेना इधर चले आते हैं। नेपाल के राजदूत की बात को सेना प्रमुख ने दोहराया कि काली नदी के पूर्व की तरफ का इलाका उनका है और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। इस तरह से इन्होंने बात किया। और सेना प्रमुख के कहने का एक आधार यह भी था कि कुछ दिन पहले ही विदेश सचिव शंकर दास बैरागी ने लिपुलेख के ऊपर भारत के साथ विवाद के संबंध पर काठमांडू में चीनी राजदूत होउ यानकी के साथ एक बैठक की थी। उसी के आधार पर भारतीय सेना प्रमुख ने ऐसा कहा कि जो नेपाल आज प्रतिक्रिया दे रहा, विरोध कर रहा है या लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं चीन का हाथ जरूर है। लेकिन इन्होंने पूरे स्पीच में कभी भी चीन का नाम नहीं लिया, पर उनका जो संकेत था वो कहीं ना कहीं चीन के ऊपर ही था। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि इनके बयान के बाद, सेना प्रमुख के बाद, अब नेपाल सरकार की ओर से क्या बयान आया है या उनकी जनता की ओर से क्या क्या लोगों ने प्रतिक्रिया दिया है। तो बताया ये गया है कि शुक्रवार की बैठक में सीमा विवाद के चर्चा के दौरान विदेश सचिव बैरागी ने भारत सरकार को याद दिलाया कि काठमांडू ने 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको सभी को क्लियर हो जाएगा कि क्या इनके कहने का मतलब था विदेश सचिव बैरागी जी का। इन्होंने बताया कि काठमांडू ने 2015 में दिल्ली और बीजिंग में एक पत्र भेजा था। भारत और चीन सरकार ने नेपाल देश से लिपुलेख के माध्यम से एक व्यापारिक रास्ता का विस्तार करने की अनुमति मांगी थी, पर इस समझौते में नेपाल को शामिल नहीं करने की बात की थी। उस पर चीन भी सहमत था और भारत, वो दोनों सोचते थे कि सिर्फ इससे भारत को फायदा हो और चाइना को फायदा हो, चाइना आसानी से भारत में सामान को बेच सके। लेकिन इसमें नेपाल को शामिल करने की बात नहीं की गई थी। इस प्रतिक्रिया के आने के बाद चीनी राजदूत ने बताया कि वह इस 2015 के पत्र से अवगत हैं, जो विवाद इस समय भारत व नेपाल के मध्य में हो रहा है। नेपाल देश के विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय सेना के प्रमुख का चीन के साथ सड़क संपर्क को लेकर नेपाल की आपत्तियों को जोड़ना निंदनीय है, क्योंकि इस समय भारत और चीन के साथ विवाद चल रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि इसमें नेपाल को क्यों जोड़ा गया चीन के साथ। नेपाल की एक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना प्रमुख से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख नेपाल देश की सेना के मानद प्रमुख है। अभी हम मानद के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में सेना को लेकर कैसा रिलेशन है और क्या क्या होता है, उसके कार्यक्रम के बारे में बात किया जाएगा। एक नेपाल के अधिकारी ने बताया कि अगर इस तरह के मामलों पर राजनेताओं या नागरिकों के बयान आया होता तो उतना दुख नहीं होता जितना अब इनके बयान से आ रहा भारतीय सेना प्रमुख के।
दिसंबर के अंत में भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने वाले नरवणे का अभी नेपाल आना बाकी है, क्योंकि एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार नेपाल और भारतीय सेनाओं के प्रमुख अन्य सर्वोच्च कमांडरों को अपनी साख प्रस्तुत करने के लिए पद संभालने के बाद एक दूसरे देश की यात्रा करते हैं। नेपाल के जो सेना के प्रमुख होंगे वो भारत में आएंगे और भारतीय जो सेनाएं हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनके बात करेंगे, उनसे जो भी होता ना कि राय मशवरा लेना होता लेता। उसी तरह से भारतीय सेना के जो प्रमुख होते हैं वह भी नेपाल देश में वही काम करते हैं, जैसा दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, ये बहुत बड़ी या बहुत दिनों से ये ऐसी परंपरा चली आ रही है। वहीं रणनीतिकार और सुरक्षा के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर लिखने वाले विश्लेषक गीजा शर्मा बांग्ले का कहना है कि भारतीय सेना प्रमुख का बयान आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा बयान अगर कोई आदमी नॉर्मल आदमी दिया होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इतने बड़े पद पर वो भी सेना के अधिकारी होकर ऐसा बयान देते हैं जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव कम होने के स्थान पर तनाव बढ़ सकता है। अभी तक हमने बात किया कि भारतीय सेना के प्रमुख ने क्या कहा नेपाल और भारत के रिलेशन को लेकर, उसी के बाद हमने बात किया कि नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन अब यहाँ हम 2 से 3 टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहला टॉपिक यही है कि नेपाल सरकार पिथौरागढ़ से झांगरू में अस्थायी छावनी बनाने की तैयारी कर रहा है। पिथौरागढ़ में गरवाढाल लिपुलेख सड़क निर्माण को अतिक्रमण बताने वाला नेपाल देश अब काला पानी क्षेत्र के झांगरू में अस्थायी रूप से 160 सैनिकों की टुकड़ी तैनात करने की तैयारी में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूर छावनी का निर्माण करने की योजना है। इसके लिए बृहस्पतिवार को गृह मंत्री के रक्षा जो सलाहकार हैं इंद्रजीत राय कालापानी क्षेत्र में जो बनी नेपाली सशस्त्र बल की अस्थायी बॉर्डर बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी में गए थे। जमीन का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। नेपाल कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद इसका विधिवत तौर पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अस्थायी छावनी में अभी करीब 160 सैनिकों की तैनाती की योजना है नेपाल सरकार की। इसके लिए कमरों के साथ ही ड्रिल क्षेत्र और हथियार केंद्र का भी निर्माण होगा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार निर्माण के लिए अभी 9 करोड़ नेपाली रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बाद में इसकी लागत 15 करोड़ तक हो सकती है। इसके बनने के बाद नेपाली सेना पूरी वर्ष भर उच्च हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय रह सकती है। लेकिन नेपाल के एसपी टुंडू डिप्टी सेनानी 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडी हाट के अनुसार झांगरू में नेपाल सशस्त्र बल की बीओपी खुल रही है। बस चौकी के लिए भूमि की नाप जो की गई है। झांगरू में सैन्य छावनी निर्माण की जानकारी नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो द काठमांडू से हो या द हिमालयन से आ रही है, कि इसमें ये जरूर बनाया जाएगा। इसी के बीच कालापानी क्षेत्र के ब्यास गांव पालिका झांगरू में बीओपी स्थापित कर 25 जवानों को तैनात कर दिया गया है। नेपाल देश ने इस काम को करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर जो M16 है उसका यूज किया है। नेपाल के उच्च हिमालय क्षेत्र झांगरू में अभी तक 3 महीने तक संचालित होने वाली नेपाली प्रहरी चौकी होती थी। जून में क्षेत्र में बर्फ पिघलने के बाद वह खुलता था और मात्र 3 महीने बाद ही बंद हो जाता था। लेकिन अब अस्थायी छावनी बनने के बाद हमेशा यहाँ पे रहा जा सकता है, यहाँ पे रुका जा सकता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था इसमें की जाएगी। दूसरे मामले के बारे में बात किया जाए तो बताया गया कि नेपाल ने भारत देश से मदद मांगी। अब ये मदद किस रूप में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बताया गया है कि नेपाल ने उच्च हिमालयी क्षेत्र से ग्रामीणों के माइग्रेशन के लिए भारत के पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से रास्ते की मांग की है। जिला प्रशासन ने नेपाल की इस अपील पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया कि आप इस माध्यम से या इस रास्ते से जितने लोग हैं, अभी हम बात करें कितने लोग हैं और क्या क्या उनके पास है, जैसे जानवर है, पालतू जानवर है, उनको भी लेकर पार करना है। उच्च हिमालय में भारत के 7 गांवों की तरह ही नेपाल के भी 2 गांव हैं। जैसे कौन कौन से गांव हैं? पहला आपका झांगरू और दूसरा है टिंकर। ये 2 गांव हैं नेपाल के जो वर्ष में 2 बार माइग्रेशन करते हैं। नेपाल में दार्चुला जिले से झांगरू तक का रोड बेहद कठिन है। 400 मीटर से अधिक मार्ग भूस्खलन में ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिए ऐसी मदद मांगनी पड़ रही है नेपाल देश को भारत से। इस बीच माइग्रेशन में हो रही देरी से झांगरू और टिंकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। इस पर नेपाल देश के दार्चुला जिला प्रशासन ने भारतीय अधिकारियों से काली नदी पर बने सीता पुल से जाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि दोनों देशों में जारी लॉकडाउन के कारण यह पुल बंद है। ऐसे में ग्रामीणों की समस्या प्रतिदिन बढ़ रही है। दोनों गांवों के लगभग 500 परिवारों को अपने 900 पालतू जानवरों के साथ उच्च हिमालय में प्रस्थापित करना है। इसके साथ ही नेपाल प्रशासन ने मालपा और झकनरे में अस्थायी पुल निर्माण की भी अनुमति मांगी है। अब ये इंतजार है कि कब ऐसा आदेश या ये अनुमति मिलेगा।
कि जिससे ये 500 परिवार, उसके साथ साथ 900 पालतू जानवर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बात किया था कि नेपाल सरकार जल्द जारी करेगा एक नया नक्शा, और इस नक्शे में क्या क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बताया गया है कि भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच नेपाल देश नया नक्शा जारी करेगा, जिसमें लिम्पुधुरा, काला पानी और लिपु लेक को वह अपने क्षेत्र में दिखाएगा। इस बात की पुष्टि नेपाल देश की वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया है। नेपाली संसद में राष्ट्रपति द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों पर पढ़े गए दस्तावेज में यह बातें कही गई थी कि नेपाल इन क्षेत्रों को हासिल करने के लिए कूटनीतिक ठोस कदम उठाएगा, और जो भी मदद हो पाएगा या जिस भी तरह से रास्ता अपनाकर इस स्थानों को, काला पानी, लिम्पुधुरा, जो भी स्थान है, विवादित स्थान है, उसको अपने नक्शे में करेगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नेपाल सरकार जल्द ही एक नक्शा जारी करने वाला है। अब इस नक्शा के बाद क्या आगे प्रतिक्रिया होगा भारत देश का, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।